सर जब आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था ना, तो आपने बताया था कि एलएलपी जो है वो किन किन तरीकों से एलएलपी जो है वो किन किन तरीकों से जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म हुआ करते थे उनसे अलग है। और साथ ही में आपने ये भी बताया था कि एलएलपी जो है वो किन किन तरीकों से जो हमारी कंपनी है उनसे अलग है। बट इन सारी चीज़ का आपने ओवरव्यू जो है ना उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दे दिया था, ताकि चैप्टर में हमारा ग्रिप जो है वो स्ट्रांगली आ जाए। पर अगर हम ये बात करें कि अगर आपसे यही सवाल आपके एग्जाम में एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसे 5 डिफरेंसेस जो कि एलएलपी और ट्रेडिशनल फॉर्म में हैं, या फिर ऐसे 5 डिफरेंसेस जो आपके एलएलपी और कंपनी में आते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको बुलेट्स में ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ऑल्दो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग से मुझसे कनेक्टेड हैं, अगर स्टार्टिंग से आप ये देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे क्लासेस को एलएलपी एक्ट की, तो उस केस में आपको ये 5 बुलेट्स बताना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। बट स्टिल क्योंकि हम एग्जाम की परफेक्ट तैयारी में बिलीव करते हैं, तो हम अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्रू बुलेट्स अगर बात करें तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, किन दोनों में, आपकी एलएलपी के और फर्म के बीच में, मतलब इन दोनों के डिफरेंसेस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट कवर करेंगे एलएलपी और कंपनी के बीच के डिफरेंसेस को। ज़्यादा डिफरेंसेस आपको यहाँ मिलेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में तो एलएलपी और कंपनी के अंदर सिमिलैरिटी डेवलप करने के लिए ही तो आए थे। मतलब क्या हुआ कि एक पुराना ज़माना जो कि फर्म को लेकर चलता था और एक नया ज़माना जो कि कंपनी को लेकर चलता था। हमने कहा इस फर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और कंपनी के पास लेके आओ। कंपनी के पास लाने का मतलब क्या हुआ कि भैया इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डालो कि जो इसकी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाए और कंपनी के जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। ऐसा हमने एक बॉडी तैयार किया, एक ऐसा हमने व्हीकल तैयार किया। उस व्हीकल का हमने नाम दिया था क्या? एलएलपी। तो इस वजह से फर्म और एलएलपी के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू कंपनीज और एलएलपी के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम सिमिलैरिटी डेवलप करने जा रहे थे, बट स्टिल कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से इसके डिफरेंसेस को कवर करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट इसके ऊपर फोकस करता है कि भाई आपने एलएलपी एक्ट पढ़ लिया, आपने एलएलपी को समझ लिया, बट आपके माइंड में डिफरेंसेस वाइज ये पता होना ज़रूरी है कि इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अलग है। अदरवाइज आप इस कन्फ्यूजन में ना रह जाओ कि किसी को आप ये कह दो कि भाई साहब एलएलपी खोलो या कंपनी खोलो, एक ही बात है। अगर आपने ऐसी बात कर दी ना तो आपको समझ लिया जाएगा कि आपको एलएलपी एक्ट की समझ तो है, बट बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है। एंड एग्जाम वाले आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल में डिस्टिंक्शंस को, मतलब डिफरेंसेस को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला एरिया जो आएगा जहां पे हम देखेंगे डिस्टिंक्शन किसके बीच में? एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कौन सी वाली? जो कि आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है। और एलएलपी कौन सी वाली? जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से गवर्न होती है। ठीक है सर, तो पहला डिफरेंस आपका यही है कि दोनों की रेगुलेटिंग एक्ट कौन कौन सी है। तो एलएलपी की आपकी एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप फर्म जो गवर्न होती है वो होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है सर, बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो हमारा एलएलपी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हाउएवर जो पार्टनरशिप फर्म है वो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? ये एक स्टैट्यूट से गवर्न होती है और उसके तहत इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। हाउएवर इसके अंदर आप सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाते हो और आप कह सकते हो कि आप एक तरीके से इनकॉर्पोरेट आप कर चुके एक पार्टनरशिप फर्म। किसी भी स्टैट्यूट के तहत, किसी भी लॉ के तहत इसकी फाइलिंग नहीं की जाती है और रजिस्ट्रार के पास जाना भी इसके अंदर मैंडेटरी नहीं होता, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाती है। हाउएवर एलएलपी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो सेक्शन नंबर 3 था हमारा, जो कि बता के चलता है कि एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो अपने मेंबर से सेपरेट मानी जाती है, मेंबर्स रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएलपी जो है वो चलती रहती है। लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप है वो बेसिकली हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा बनाई हुई एक वेंचर है, एक फर्म है, जो कि लोग रहेंगे तो फर्म रहेगी, लोग खत्म हो जाएंगे तो फर्म खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस फर्म को कहीं पर रजिस्टर नहीं कर रखा हमने, किसी लॉ के अंदर इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है। अगर इसके पार्टनर ही नहीं बचेंगे तो इस फर्म का कोई कर्ता धर्ता नहीं बचेगा, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी का रूप नहीं है इसका। ठीक है सर,
आगे बात करें क्रिएशन की, तो जो हमारा एलएलपी है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको क्रिएट करने का जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हमारा एक लीगल प्रोसेस है जो कि दिया हुआ है कहाँ पे, आपका एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। जबकि अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें अगर पार्टनरशिप की, तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होता है जो कि कौन बनाते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं। सर क्या ये एग्रीमेंट जो है ये एलएलपी एक्ट में नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, एलएलपी के अंदर भी एग्रीमेंट बनता है, बट इसका एग्रीमेंट बनना एक तीसरा प्रोसेस है। मतलब कि जब हमने स्टेप्स को कवर किया था तो हमने कहा था कि एलएलपी के अंदर पहले आपको नेम रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है सर। दूसरे नंबर पे आपको इनकॉर्पोरेशन की फाइलिंग करनी पड़ती है और तीसरे नंबर पे जाके आप अपने एग्रीमेंट को फाइल करते हो, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके उसको भी आरओसी को बताते हो। मतलब एग्रीमेंट तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है, देन एग्रीमेंट की बात आती है। लेकिन जब इसकी बात करें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, तो यहां सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट से भी हमारा पार्टनरशिप जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तैयार हो जाता है। नाउ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हम पीछे ही बात करते हुए आ रहे हैं कि भैया इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है एलएलपी के अंदर, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद एलएलपी के पास कौन सा पावर आता है कि एलएलपी कैन सू और कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। मतलब इसका एक सेपरेट नाम मिलेगा जिसके नाम से ये जानी जाएगी, उस नाम की मदद से ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है और इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। हाउएवर जब हम उसकी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, वॉलंटरी है। मतलब कि आप चाहो तो इसको रजिस्टर करा सकते हो, रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, अदरवाइज आपकी ऊपर है, निर्भर करता है। यहाँ पे आपके एक्ट ने, आपके लॉ ने उसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। और अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी होगी जो रजिस्टर्ड होगी, मतलब जो रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराएगी अपने आप को, वही वाली के पास कौन सा पावर मिलता है, सू करने का। मतलब कि जो रजिस्टर्ड होगी ऑब्वियसली बात है वो अपने नाम से किसी को सू कर पाएगी, जो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी वो किसी को सू नहीं कर पाएगी। सू करने के राइट्स आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है, विच इज वॉलंटरी इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ अगले डिफरेंस की बात करें, परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि भैया क्या पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो क्या फर्म चलती रहेगी, तो हाँ जी एलएलपी के अंदर तो ऐसा ही होता है, बट आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं होता। मतलब कि द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की मृत्यु हो गई, पगला गए हमारे, रिटायर होकर चले गए या फिर इंसॉल्वेंट हो गए, डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। मतलब कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, सरकारें चलती रहेगी, जैसा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सेम मेंबर्स में ज्वाइन और लीव बट इट्स एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉर एवर। मतलब कि एलएलपी हमारी हमेशा जिंदगी भर चलती रहेगी, अनलेस कि आप खुद से उसको वाउंड अप नहीं कर देते या फिर ट्राइब्यूनल ना कर दे, एज द केस में भी। नाउ द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स जो है वो अफेक्ट करती है इट्स एग्जिस्टेंस, इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन। ये वाली चीज नहीं होती है कि भैया पार्टनर ना रहे चाहे रहे फर्म चलती रहेगी, ये वाली बात एलएलपी के अंदर है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये पावर नहीं है। नाउ नाम की बात करें तो क्या कोई रूल है एलएलपी के अंदर, बिल्कुल रूल है सर। आपको नाम के अंत में या तो पूरा लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर इन शॉर्ट आपको एलएलपी लिखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, आपको लॉ कह के चलता है, जबकि ऐसी कोई गाइडलाइन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। आप एबीसी के नाम से बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको एबीसी एलएलपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज योर नेम डिफरेंस। अगली बात करें लायबिलिटी की, तो एलएलपी के अंदर ऑब्वियसली बात है आपको लिमिटेड लायबिलिटी का एक बहुत तगड़ा फ्रीडम मिलता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि भैया कल को कुछ भी भूल चूक हो गई, कोई भी विपदा आ गई, तो जो भी उसके पार्टनर्स हैं उनको जो उनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वो देने की जरूरत पड़ेगी, जो कि वो कंट्रीब्यूटरीज बन के देंगे। बट इसके अलावा उनको घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उसके लिए लायबल नहीं है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ऐसा नहीं कहता था, वो कहता था कि हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब कि अगर फर्म में कुछ नुकसान हुआ लेट से 10 लाख रुपए का, तो भैया अगर फर्म में एसेट नहीं है इसको भरपाई करने की, तो अपने घर के एसेट, पर्सनल एसेट्स को बेचो, लेकिन ये पैसा आपको भरना पड़ेगा। मतलब कि उस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो हुआ करती थी वो अनलिमिटेड हुआ करती थी, जो कि एक सबसे बड़ा स्ट्रेस था किसी भी पार्टनरशिप के लिए, और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही एलएलपी लाया गया था, जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स के साथ आता है, जिसके अंदर जो भी आपका एग्रीड कंट्रीब्यूशन है, अगर कल को उसको वाउंड अप करने की बात आती है, लिक्विडेट करने की बात आती है, और आपको पैसे अगर भरने पड़ जाते हैं, तो जो भी आपका एग्रीड कंट्रीब्यूशन होगा उसमें जितना अनपेड होगा सिर्फ आप उतना ही लेके आओगे, उसके अलावा पैसा आप नहीं लेके आओगे, ठीक है सर। क्या ये लायबिलिटी जो है वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है? नहीं जी,
क्या ये लाइबिलिटी एलएलपी की वो हमेशा क्या लिमिटेड रहती है? नहीं, एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे ये अनलिमिटेड हो जाती है, उस सिचुएशन को कहते हैं क्या हम? फ्रॉड। मतलब कि आपने अगर विलफुल फ्रॉड किया है, आपने मतलब या तो एलएलपी ने या पार्टनर ने या डेजिग्नेटेड पार्टनर ने, किसी ने भी अगर जानबूझ के कोई फ्रॉड किया और किसी का पैसा मारने की कोशिश की है, तो उस केस में आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है सर। म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो फर्म है और जो उसके पार्टनर हैं, ये जो पार्टनर है वो एज अ एजेंट काम करता है, किसका? फर्म का ये एजेंट माना जाता है, लेकिन ये जो पार्टनर है ये दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर कैन बाइंड्स द एलएलपी बाय इट्स ओन नेम एक्ट्स बट नॉट टू दी अदर पार्टनर्स। मतलब कि भैया ये इसके जो काम है, जो भी ये पार्टनर वन कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? एलएलपी के लिए कर रहा है एज अ एजेंट, एज अ एजेंट। तो इसकी एक्टिविटी जो होगी, मतलब ये अगर कुछ सही करेगा तो उसका भी उसके ऊपर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और अगर ये विद इन अथॉरिटी कुछ गलत भी कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी भी किसके ऊपर आएगी? फर्म के ऊपर आएगी। लेकिन इन एनी सिचुएशन जो पार्टनर 2 है उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता था कि हर एक पार्टनर जो है वो फर्म के ऊपर भी बाउंड होता था और साथ ही साथ जो दूसरे पार्टनर होते थे उसके ऊपर ही बाउंड होता था। वो म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं चलता था। डेजिग्नेटेड की पार्टनर की बात करें तो भैया हमारे एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, जिसमें से कि एक जो है वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या थी आपकी? 120 दिन से ज़्यादा वो कहाँ रहा हो? इंडिया में रहा हो। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में होता ही नहीं है। कॉमन सील की बात करें तो एलएलपी जो है वो ऑप्शन देता है, एलएलपी जो है वो ऑप्शन देता है कि आप चाहो तो कॉमन सील रख सकते हो, जिसको कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह जाना जाएगा। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं करता था। नाउ लीगल कंप्लायंसेस की बात करें तो भैया जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं ना हमारे, उनको डेजिग्नेट ही इसीलिए किया जाता है कि वो सारी लीगल कंप्लायंसेस कर सकें। और अगर उसके अंदर कोई भूल चूक होगी तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ही होगा। अगर उसके अंदर कोई कंप्लायंसेस वगैरह के अंदर कोई दिक्कत आती है तो, और अगर कोई पेनल्टी लगती है तो वो भी किसके ऊपर लगाई जाती है? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगाई जाती है। वो अलग बात है कि साथ में एलएलपी पे भी लगाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली एलएलपी क्या है? एलएलपी तो एक ऐसी बॉडी है जो कि रन की जा रही है थ्रू पीपल्स। ठीक है, तो अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो सच एक्चुअल में पकड़ना किसको चाहिए? डीपी को पकड़ना चाहिए। तो डीपी को तो पकड़ा ही जाता है, साथ ही में कहा जाता है क्यों कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर भी काम कर किसके रहा है? एलएलपी के लिए तो कर रहा है। तो पेनल्टी जो है वो एलएलपी के ऊपर भी इंपोज की जाएगी। ठीक है, तो लीगल कंप्लायंसेस बेसिकली कौन करते हैं? यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर करते हैं उसकी कंप्लायंस, और अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी भी उनको लगाई जाती है। बात करें अगर इंडियन पार्टनरशिप के अंदर, तो सारे पार्टनर, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ लोग को डेजिग्नेट किया जाता है फॉर दिस थिंग। सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी एक्ट के हमारे कंप्लायंसेस है उसको पूरा करने के लिए। और अगर पेनल्टी भी है तो वो भी लगाई जाएगी किसी के ऊपर? सभी पार्टनर के ऊपर, ना कि कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट होता है वहाँ। बात करें एनुअल फाइलिंग की तो भाई एलएलपी जो है आपको 2 टाइप की एनुअल फाइलिंग की बात बताता है। एक बताता है कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जिसके लिए आपको टाइम मिला था कितना? 6 महीना। और दूसरा बताता है क्या? एनुअल रिटर्न, जिसके लिए आपको टाइम मिला था कितना? 60 दिन। आई होप आपको याद होगा। तो ये 2 टाइप की फाइलिंग जो है वो एनुअली करने की बात करता है आपका एलएलपी एक्ट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ये आपको एनुअली फाइल करनी होती है, और एनुअल रिटर्न नाम से पता है एनुअल फाइल करनी है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। ठीक है, ये 2 फाइलिंग आपको करनी होती है 6 महीने के अंदर और 60 दिन के अंदर एज पर दी एलएलपी एक्ट। हाउएवर जो हमारा पार्टनरशिप है वो ऐसी किसी भी फाइलिंग की बात यहाँ पे नहीं करता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, मतलब रजिस्ट्रार के पास आपको किसी भी टाइप की फाइलिंग नहीं करनी होती थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। फॉरेन पार्टनरशिप की बात करें तो भैया जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो एलएलपी में आ सकते हैं, एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। मतलब फॉरेन पार्टनरशिप का प्रोविजन जो है वो आपको एलएलपी एक्ट दे के चलता है। लेकिन अगर बात करें हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तो उसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं होता था। फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म के, इंडियन पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते थे। तो मतलब फॉरेन पार्टनरशिप का स्कोप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं हुआ करता था, जो कि एलएलपी में डाला गया एज अ फीचर। नाउ माइनर एज अ पार्टनर की बात करें तो आपने बचपन में पढ़ा था जब आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो माइनर को भी अनुमति देता है किस चीज़ की? पार्टनर बनने की। मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप के अंदर माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट के साथ एक माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है अगर उसमें पार्टनरशिप फर्म का फायदा है तो। लेकिन एलएलपी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है, कहता है भैया हम एक कानूनी संस्थान है और हम बच्चों के ऊपर कोई भी ऐसी पार्टनरशिप वाली इंपोजिशन नहीं डालते हैं। हम
चाइल्ड लेबर के ऊपर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, तो इस वजह से ये माइनर्स को पार्टनर बनाने की अनुमति नहीं देता है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द एलएलपी, मतलब उस पर एलएलपी का फायदा और नुकसान और फर्क नहीं पड़ता, आप अल्टीमेटली माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस इन एलएलपी वर्सेस आपका इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म, या जिसको कह सकते हो आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ नेक्स्ट डिस्टिंक्शन आता है आपका किसका, कि जब हम बात करें कि भैया क्या डिफरेंसेस हैं एलएलपी में और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में, अल्टीमेटली आप कह सकते हो कंपनी में। क्यों? क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती ही है, तो इसलिए एलएलसी नहीं कहते हम, एक कंपनी वर्ड यूज करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली माना जाता है कि अगर कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है सर, आइए इसके डिफरेंसेस को फटाफट से देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो भैया इसका रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, एलएलपी एक्ट 2008 एलएलपी को गवर्न करता है, और कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंपनीज को कवर करता है। मेंबर्स और पार्टनर्स दो टाइप के टर्म होते हैं एलएलपी के अंदर। जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या कह के चलते हैं, पार्टनर्स, और कंपनी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग पैसा लेके आते हैं, वो पैसा कैसे लाते हैं, शेयर्स की फॉर्म में लाते हैं, और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम मेंबर्स का नाम देते हैं। मतलब कि जो मेंबर वर्ड है वो कंपनी के लिए, और जो पार्टनर्स वर्ड है वो किसके लिए है, वो आपका एलएलपी के लिए है। तो ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है यहाँ पे। जो पैसा लगा रहा है एलएलपी फर्म में उसको हम पार्टनर कह रहे हैं, और जो पैसा लगा रहा है शेयर्स के माध्यम से कंपनी में उसको हम मेंबर्स कहते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो एलएलपी जो है वो कैसे चलता है, वो चलता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए। मतलब कि जो भी पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली एग्री होकर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बातें लिखी जाती हैं उसी को ध्यान में रखते हुए एलएलपी को गवर्न किया जाता है, एलएलपी को चलाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट में ये फ्रीडम नहीं मिलती है। कंपनीज एक्ट जो है वो कहता है क्या, वो कहता है कि भैया हमने बताया कैसे चलेगी, इनकॉर्पोरेशन भी वो बताता है, और कैसे चलाना है वो भी कंपनीज एक्ट बताता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये एक फीचर हुआ करती थी किसके अंदर, ये फीचर था एक एलएलपी का, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी एलएलपी को रन कर सकते हो। लेकिन कंपनीज एक्ट ये फीचर नहीं देता, वो कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की एक चीज़ है, उसको आप फॉलो करो, जो कि हमारे एक्ट में बाकायदा डिस्क्राइब की हुई है, और उस हिसाब से ही आप अपनी कंपनी को चला सकते हो। नाम की बात करें तो भैया सफिक्स में इसको यूज करना पड़ता है, फुल में फॉर्म में लिख लो एलएलपी, या फिर शॉर्ट में लिख लो आप एलएलपी। इन एनी केस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखो या एलएलपी लिखो, आपको अपने नाम के आगे उसको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आपकी दो कैटेगरी की है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसको नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है, और अगर वही प्राइवेट कंपनी है तो उसको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है सर, नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स की बात करें तो मिनिमम मेंबर जो है, मिनिमम पार्टनर जो है एलएलपी के अंदर वो कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी गई है। ये जो आपका एक्ट है वो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं उसके बारे में कोई इंपोजिशन नहीं लगा सकता है, नहीं लगाता है। जो मेंबर्स हैं, बेसिकली मेंबर्स नहीं, क्या बोलते हैं हम इसको, पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये मेंबर सही वर्ड नहीं है, इसकी जगह आप वर्ड का यूज करोगे पार्टनर हैं एलएलपी के, वो कौन कौन हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो वो कैसे होगा, वो थ्रू नॉमिनी यहाँ पे पार्टनर बनेगा, जो भी उसका नॉमिनी होगा वो पार्टनर कहलाएगा। बट एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी इन जनरल टर्म्स में आप कह सकते हो कि वो पार्टनर बन सकता है। बात करें प्राइवेट कंपनी की, जब कंपनी की बात करेंगे तो दो कैटेगरी बांटना पड़ेगा, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, 7, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है सर, जब यहां पे वर्ड यूज करेंगे तो आप मेंबर वर्ड यूज करोगे, जब आप इसमें यूज करोगे तो ये मेंबर नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, पार्टनर। क्या यूज करोगे, वर्ड पार्टनर। ठीक है, अपने आंसर में जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये मेंबर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पार्टनर लिखेंगे। ठीक है, चलिए जी। नाउ अच्छा, कंपनी के अंदर जो मेंबर है वो कौन कौन हो सकता है, मेंबर जैसे कि यहाँ पे हमने कहा इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। कंपनी के इसमें बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह को भी ऐड कर दिया गया, सोसाइटी को भी ऐड कर दिया गया, यहाँ पे वो लोग नहीं है, उन लोगों को रिस्ट्रिक्शन किया गया है। यहाँ पे लाइबिलिटी की बात करें, चाहे मेंबर्स की हो चाहे पार्टनर्स की हो, तो क्या होती है यहाँ पे, दोनों केस में हमें पता है कि लिमिटेड होती है। दोनों केस में क्या होती है, लिमिटेड। एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड कहाँ तक है, जहाँ तक उनका एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, अनलेस अदरवाइज की कोई फ्रॉड की इंटेंशन हो, फ्रॉड होगा तो अनलिमिटेड हो जाएगा। और कंपनी की बात करें तो वहां पे भी लिमिटेड है, कहां तक, जहां तक उनका शेयर्स अनपेड है, मतलब कि यहां पे कहा जा रहा है एग्रीड कंट्रीब्यूशन जितना था और यहां पे कहा जा रहा है अनपेड शेयर कैपिटल, मतलब कि कल को कंपनी बंद करने की बारी आएगी और आपसे पैसे लाने को कहा जाएगा तो आप कितना लेके आओगे, उतना शेयर्स का पैसा जो कि आपका अनपेड रह गया, जिसे हम कहते हैं अनपेड शेयर कैपिटल, वो आप मैक्सिमम लेके आओगे, उसके अलावा आपकी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती है इन केस ऑफ कंपनी। नाउ मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा एलएलपी है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एलएलपी मैनेज किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा, जिसके अंदर हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो होते हैं वो मेन रूप से यहाँ पे काम करते हैं, जिनको इस काम करने की पावर कैसे दी जाती है, उस एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट उनको ऑथराइज करता है कि भैया अगर ये लेट्स से 4 पार्टनर्स हैं, लेट्स से ये 4 पार्टनर्स हैं, तो इसमें से एग्रीमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि भैया ये 2 पार्टनर जो हैं वो सारी की सारी मैनेजमेंट देखेंगे, सारी कंप्लायंसेस देखेंगे, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये बात कहाँ लिखी जाती है, ये बात लिखी जाती है कहाँ पे, एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है सर, कंपनी की बात करें तो कंपनी के सारे जो मसले हैं, सारे जो अफेयर्स हैं वो कौन देखता है, वो देखा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि कौन चुनते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स उसको चुनते हैं। कोई एग्रीमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कौन कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, और जितने भी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बोर्ड, उसको क्या कहते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए जी, बात करें डेजिग्नेटेड पार्टनर की या फिर डायरेक्टर की। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेंबर है, जो यहाँ पे आपका पार्टनर है, वो यहाँ पे क्या है, मेंबर है, और जो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डायरेक्टर। ठीक है, मतलब कि कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर, और फर्म को चलाता कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कंपनी का मालिक कौन होता है, मेंबर्स, बेसिकली शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे कौन होते हैं मालिक, पार्टनर्स। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि जो रन कर रहा है वो कौन है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर और यहाँ पे डायरेक्टर। अब बात करें कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं कम से कम, और कितने डायरेक्टर हो सकते हैं कम से कम, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो डायरेक्टर्स के लिए कितना कहा जाता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2, और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, 3, और डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, और इस 2 में से आपको पता है एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल द डिफरेंसेस, द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द एलएलपी एंड द कंपनी। तो यहां पे आपका चैप्टर जो है पूर्णतः रूप से खत्म हो जाता है। आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और ये डिफरेंसेस भी हैं वो ऑल्दो तो आपको पता थे, बट क्योंकि बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर आपको पता होनी चाहिए अपने एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, तो उस पर्पज से भी हमने इसको यहाँ पे कवर अप कर लिया है, और एक अच्छी तरीके से आपको इसका रिविजन भी हो गया होगा।